नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर संभल से है। झोपड़ी में आग लगने से वृद्ध महिला जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप लगाया जा रहा। आपको बता दें, संभल धनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खलीलपुर में बृहस्पतिवार शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने के कारण उसमें सो रही 70 वर्षीय वृद्ध महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई है और साथ ही झोपड़ी बनी चिंता मौत में तोड़ती रही दम अपना वो वृद्ध महिला। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार खलीलपुर निवासी राममूर्ति 70 वर्षीय पत्नी रामलाल बृहस्पतिवार शाम करीब 5 बजे अपनी झोपड़ी में सो रही थी। इसी दौरान अचानक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने धुआं और लपटें देखते ही आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज से फैली है कि महिला को बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिल सका। इस हादसे में वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका के पुत्र मलखान गांव के ही एक व्यक्ति पर साजिश के तहत झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया और साथ ही परिजनों का कहना है आरोपी के साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई और जल्द सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष संजय कुमार और क्षेत्राधिकारी सीओ प्रदीप कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज शाम थाना धनारी को जरिए PRV 112 सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खलीलपुर में एक झोपड़ी में आग लग जाने से एक वयोवृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलवाया गया तथा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। घटना में राममूर्ति पत्नी स्वर्गीय रामलाल सिंह, जिनकी तकरीबन 75 से 80 वर्ष की उम्र है, काफ़ी बुजुर्ग थी। ये झोपड़ी के अंदर थी और वहीं पे ये आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे लेकर भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई, साक्ष्य संकलन आदि किया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां श्री सिद्धपीठ माता चिंतापूर्णी देवी मंदिर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हुआ खिचड़ी वितरण। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यू RK पुरम निकट ADA पुलिस चौकी आगरा रोड अलीगढ़ स्थित श्री सिद्धपीठ माता चिंतपूर्णी देवी व मनकामेश्वर महादेव चित्रगुप्त मंदिर पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी वितरण की गई। इस अवसर पर मंदिर समिति के महामंत्री सेवक श्री प्रमोद कुमार सक्सेना ने बताया कि श्री सिद्धपीठ माता चिंतपूर्णी देवी मंदिर में प्रमुख पर्व त्योहारों पर विगत 23 वर्षों से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विशेष आयोजन किए जाते हैं और सभी भक्त द्वारा भजन कीर्तन करके ईश्वर के नामों का गुणगान भी किया जाता है। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष राज रानी सक्सेना, महामंत्री प्रमोद कुमार सक्सेना, प्रियंका सक्सेना और अनुराग सक्सेना, करण सक्सेना, राजकुमार सक्सेना, शशि सक्सेना, अभिषेक सक्सेना, सनातनी, अनिल गौड़ और सत्यप्रकाश शर्मा, महेंद्र गुप्ता, देवेंद्र सिंह, अंशुल पीहू, वानी, रोहित एवं अन्य भक्तगण वहां पर उपस्थित रहे। जय श्री राधे। मेरा नाम प्रमोद कुमार सक्सेना है। श्री सिद्धपीठ माता चिंतपूर्णी मनकामेश्वर चित्रगुप्त मंदिर में हर साल की भांति मकर संक्रांति को खिचड़ी का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मानित लोगों द्वारा खिचड़ी बांटी गई और उनके द्वारा दी गई। पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा पत्नी के अवैध संबंध के चलते पति की हत्या की घटना का 2 घंटे के भीतर सफल अनावरण कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, दिनांक 14 जनवरी 2026 को समय करीब 7:49 पर डायल 112 द्वारा सूचना मिली कि नौगावा रेलवे फाटक से धनौरी की तरफ रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस खंबा निवास नंबर
16/23 पर पहुंचे तथा जांच की गई तो उक्त अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान टिंकू पुत्र हरनाम सिंह उम्र करीब 35 वर्षीय निवासी मोहम्मद अट्टा कस्बा व थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा के रूप में हुई थी। थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृत्यु का कारण आया है सामने और साथ ही तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडी धनौरा पर मुकदमा अपराध संख्या 21/2025 धारा 103(1) बनाम संगीता पत्नी टिंकू दूसरा अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया है। दूसरे अभियुक्त की पहचान नरसिंह देव पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर उम्र 30 वर्षीय जाति सैनिक के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा घटना की शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के नेतृत्व में थाना मंडी धनौरा पर टीम का गठन किया गया और साथ ही गठित टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों एवं सर्विलांस के माध्यम से उक्त हत्या की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त, पहला संगीता पत्नी टिंकू निवासी मोहम्मद अट्टा कस्बा थाना मंडी और साथ ही दूसरा नरसिंह देव पुत्र राजपाल निवासी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता संगीता का विवाह टिंकू के साथ 6 वर्ष पूर्व हुआ था। संगीता की शादी से पूर्व से ही अभियुक्त नरसिंह देव के साथ प्रेम संबंध थे जो शादी के बाद भी कायम रहे। दिनांक 10 जनवरी 2026 को अभियुक्त नरसिंह देव उपरोक्त संगीता से मिलने इसके घर आया था जिसका अन्य परिवारजनों को पता चल गया, जिसके बाद अभियुक्त नरसिंह देव उपरोक्त दिनांक 13 से 14 जनवरी 2026 को योजनाबद्ध तरीके से टिंकू को शराब पिलाकर रेलवे ट्रैक पर ले गया तथा नशा अधिक होने के कारण टिंकू गिर गया, जिसके बाद अभियुक्त ने टिंकू के गले पर पैर रखा और खड़ा हो गया और साथ ही सिर पर बंधे लाल कपड़े से गला घोंटकर टिंकू की हत्या कर दी थी और शव को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर चला गया था जिससे किसी को भी हत्या का शक न हो। धनौरा में एक रेलवे ट्रैक पर जो नौगवा फाटक से धनौरा की तरफ रोड जा रहा है उस पर एक शव बरामद हुआ था। उसकी पहचान एक टिंकू पुत्र हरनाम निवासी अट्टा कस्बा इसके रूप में हुई थी। इसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाने के कारण इसकी हत्या की गई थी। इसमें गहराई से छानबीन की गई और इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें इसके घर वालों को इसकी पत्नी पर उनको शक था कि इसकी पत्नी ने किसी माध्यम से इसकी हत्या करवाई है। इसमें गहराई से जब जानकारी और छानबीन की गई तो मृतक टिंकू जिसकी पत्नी जिसका नाम संगीता है वो उसका शादी से पूर्व से ही एक नर सिंह देव पुत्र राजपाल निवासी मानपुर चांदपुर इसके साथ इनका पूर्व से ही कुछ प्रेम संबंध था और वो लगातार इसी के साथ वो संपर्क में थी और कुछ दिन पहले ये व्यक्ति जो इसमें अभियुक्त है इसके घर भी आया था और इसी को लेके इनकी आपस में कुछ कसीदगी थी और इन्हें योजनाबद्ध तरीके से इसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इन्होंने जो मृतक है पहले उसको शराब पिलाई और इसको ट्रैक पर ले गए और वहाँ इन्होंने उसका गला दबाया। इसके पास एक लाल गमछा था जिससे उसका गला घोंट के इन्होंने वहीं हत्या कर दी और बॉडी वहीं ट्रैक पर छोड़ दी जिससे कि ये दुर्घटना प्रतीत हो। परंतु पुलिस के द्वारा इसमें बहुत ही मुस्तैदी से और तेज़ी से काम किया गया और घटना का सही अनावरण किया गया है और जिसमें अभियुक्त इसकी पत्नी संगीता और नरसिंह ये दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं। वो कपड़ा जो अंगोछा बरामद किया गया है और इनका चालान किया जा रहा है। अच्छा सर ये बताइए इनकी शादी कब हुई थी? इसकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी और ये इस के साथ इसका संपर्क 10-11 वर्ष पुराना है। अच्छा कोई बच्चे भी हैं इसके? इसके दो इसके बच्चे भी हैं महिला के। क्या इससे पहले भी कभी उसके पति को कभी धमकी दी गई थी? धमकी इत्यादि की बात तो नहीं आई लेकिन ये उसके संपर्क में था और कुछ पैसे का भी लेन देन था इनका। इसके पति के ऊपर इसके कुछ पैसे भी निकल रहे थे तो दोनों ही वजह थी, एक तो इनके अवैध संबंध और साथ ही कुछ उधारी भी थी इस अभियुक्त के ऊपर।
थाना सदर बाजार पुलिस टीम ने मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत पॉक्सो एक्ट से जुड़े गंभीर मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर 2025 को पीड़ित के परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी कि अभियुक्त मोहम्मद सहजेब ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा लिया है और जान से मारने की धमकी दी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को शहबाज नगर रोड स्थित निर्माणाधीन पुल के पास से पकड़ लिया और गिरफ्तार अभियुक्त की उम्र लगभग 21 वर्ष बताई जा रही है। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित को सकुशल बरामद किया है और साथ ही उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। थाना सदर बाजार की यह कार्रवाई अपराध रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस की तत्परता को दर्शाती है। खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय गल्ला मंडी मोड़ स्थित मॉडर्न केक शॉप पर चोरी की वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब दो महिलाएं चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई हैं। दुकान संचालक की सूचना पर पीआरवी 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई है। दुकान संचालक राहुल जायसवाल ने बताया कि बीते 5 से 6 महीने से दुकान से केक सामान और साथ ही अन्य वस्तुएं लगातार गायब हो रही थी, लेकिन कोई भी चोरी का सुराग नहीं लग पा रहा था। गुरुवार को 2 संदिग्ध महिलाएं दुकान पर आई जिनकी गतिविधि पर शक हुआ और साथ ही निगरानी की गई। इस दौरान दोनों महिलाओं को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताया गया कि यह महिलाएं गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। मौके पर कुल 5 से 6 लोग शामिल होने की आशंका बताई जा रही और जिनमें से 2 महिलाओं को पकड़ लिया गया है और पकड़ी गई महिलाओं को दुकान के अंदर बैठाकर तत्काल 112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पीआरवी 112 मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आपको बता दें, दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद की गई पूरी घटना कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ के बाद उन्हें कोतवाली ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकानदार और स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि पूरे चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी अन्य दुकानदार के साथ ऐसी घटना ना हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अपना नाम और परिचय बताइए। राहुल जायसवाल नाम है हमारा। राहुल जी, क्या घटना हुई है? घटना यही हुई है कि 5-6 महीना से लगातार हमारे दुकान से कुछ अन्य चीजें हमेशा गायब होती आई। कभी कुछ गायब हो गया, कभी कुछ गायब हो गया, कभी कुछ गायब हो गया। तो आज 2 औरतें को हम 4-5 औरत थी, उसमें से 2 औरतों को हम नंगे हाथ पकड़ लिए, जिसमें हमारी भरा डिब्बा पूरा गायब करते हुए पकड़ा गया। हाँ, पकड़ा गया। सूचना दी? अभी पुलिस को सूचना दी, वो अपना कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? वही कार्रवाई कुछ नहीं चाहते कि ये लोग का जितना भी झुंड है वो लोग पकड़ा जाए, सामने आ जाए, सब कुछ। मतलब हम जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। क्या ये गिरोह के तहत करते हैं ये लोग चोरी? अब वो पूरा गिरोह है ये लोग का, 1-2 लोग का नहीं, काफी लोग का गिरोह है ये। तो हम 2 लोग को पकड़े हैं, लेकिन ये लोग के साथ 5-6 लोग थे। कानून व्यवस्था मजबूत करने को एसपी हरदोई ने शहर में किया पैदल गश्त। हरदोई पुलिस द्वारा जनपद में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक पैदल गश्त अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हरदोई ने पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख बाजारों और साथ ही मार्गों तथा सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों का भ्रमण किया है। पैदल गश्त के दौरान आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने तथा आम नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अभियान में शहर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सकारात्मक संदेश गया और आमजन में विश्वास का माहौल बना हुआ है।
मिर्जापुर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती का 70वां जन्मदिन जनपद में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सिटी क्लब मैदान में मंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। सिटी क्लब में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता 96 प्रभारी शिवराज शिवजोर ने की और मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष गुड्डू राम चमार का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि सहित अन्य नेताओं ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एवं बसपा संस्थापक काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि गुड्डू राम भारती ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि मायावती ने शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ गरीब सवर्णों की आवाजों को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाने का कार्य किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी लोग संकल्प लें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाकर बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2019 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में भी मजबूती से काम करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में मंडल प्रभारी महेंद्र भारती, सुरेंद्र प्रसाद मौर्य और अलगू राम भारती, सद्दाम राइन, भदोही जिलाध्यक्ष शिव नारायण गौतम, सोनभद्र जिलाध्यक्ष अनीश कुमार भारती, दीपू तिवारी, माता प्रसाद पटेल और साथ ही लल्लू प्रसाद गौतम एवं कई लोग वहां पर मंच पर मौजूद रहे। साथ ही मंच पर देवराज, एडवोकेट राम प्रकाश पटेल, चंद्रबली, अवध नारायण विश्वकर्मा, राम सागर राव, नंदलाल मौर्य, संजय कुमार गौतम और प्रमोद कुमार एवं अवनीश शुक्ला सहित कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। जी, आज मायावती जी का जन्मदिन मनाया गया। कौन सा जन्मदिन है, क्या संकल्प लिया गया? ये 70वां जन्मदिन है और संकल्प लिया गया कि 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और 27 के बाद जब अगला 29 में चुनाव आया तो माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना के बाबा साहब के संविधान को लागू कराने का काम। क्या रणनीति रहेगी 2027 चुनाव को लेकर? सब समाज को जोड़कर, सब समाज को जोड़, जैसे 2007 में सब समाज को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो माननीय बहन जी सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय की नीति की सरकार चलाने का काम किया था। चोरी की घटनाओं में वांछित 2 इनामिया बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्त पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। बेनीगंज थाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। आज दिनांक 15-16 जनवरी 2026 की रात्रि में थाना बेनीगंज पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मुकेश पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम तुलसीपुर, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर एवं सूरज पुत्र समरेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम जयपालपुर, थाना अटरिया, जनपद सीतापुर, थाना बेनीगंज से वांछे चल रहे थे एवं 25-25 हजार के इनामियां भी थे। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल अभियुक्त मुकेश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर चंदौली से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने लोगों को कुचला। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क पर खड़े कई वाहनों को भी मारी है टक्कर। 4 लोगों को गंभीर हालत में भेजा गया वाराणसी ट्रॉमा सेंटर। घायलों को आनन फानन में पहुंचाया गया ट्रॉमा सेंटर। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुगलसराय पुलिस, पीडीडीयू नगर सीओ भी मौके पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल नंबर की ब्लैक स्कॉर्पियो से घटी है घटना। नशे में धुत था स्कॉर्पियो चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में की जमकर तोड़फोड़। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव चौराहे पर गुरुवार देर रात की बताई जा रही घटना है। पूरा मामला किस तरह दुर्घटना हुई है और क्या कार्रवाई हो रही है? आज रात करीब 10 बजे मुगलसराय थाना अंतर्गत पड़ाव चौराहे पे एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए 3-4 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक की अस्पताल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई है तथा 2 लोगों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। मौके से वाहन को कब्जे में लिया गया तथा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है स्कॉर्पियो सवार, वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं और जो डेथ हुई है वो किसकी डेथ हुई है? एक साइकिल सवार था और जिसकी मृत्यु हुई है, और 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। खबर चंदौली से है, जहां शनिवार 17 जनवरी को चंदौली आएंगे देश के बड़े न्यायिक व राजनीतिक पदाधिकारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे उपस्थित। सभी अतिथि नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीआईपी आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क। आईजी जोन वाराणसी पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक ने स्थल व मार्गों का किया निरीक्षण। सुरक्षा के लिए मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती। शहर में विशेष सफाई अभियान, हजारों सफाई कर्मी लगाए गए मौके पर। फिलहाल आगमन से जुड़ी आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी नहीं है। बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही से लाइनमैन की दर्दनाक मौत, विभाग पर उठे सवाल। सूत्रों के अनुसार रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अचलीपुरवा में बिजली लाइन ठीक करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन राधेश्याम शर्मा पुत्र हीरालाल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा कि राधेश्याम बिजली उपखंड रूरा से जुड़े हुए थे और लाइन में आई खराबी को ठीक करने पहुंचे थे। हालांकि इस हादसे के बाद बिजली विभाग ने अपना पल्ला झाड़ते हुए दावा किया है कि मृतक राधेश्याम शर्मा की पहले ही विभाग से बाहर किया जा चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर विभाग के अनुसार राधेश्याम शर्मा कर्मचारी नहीं थे तो उन्हें लाइन ठीक करने के लिए शटडाउन किसने दिया और किसके आदेश पर वह खतरनाक लाइन पर काम कर रहे थे? इस पूरे मामले में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लापरवाही, जिम्मेदारी तय करने और विभागीय मिलीभगत की आशंका जताई जा रही। जांच के बाद ही साफ होगा सच, लेकिन सवाल बहुत बड़े।
इटावा के ब्लॉक बरधना क्षेत्र में राशन डीलर का बड़ा कारनामा सामने आया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत से गरीबों का हक छीना गया। मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर भी गोलमोल किया जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान राजकुमारी और राशन डीलर श्रीदेवी की कथित और एवं ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत से गाँव के दर्जनों गरीब ग्रामीणों ने राशन कार्ड काट दिए हैं। और साथ ही हैरानी की बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह जीवित है और उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर हेरफेरी में प्रधान व सचिव एवं राशन डीलर के साथ साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों की भी संलिप्तता है। महिलाएं जीवित है, गांव में रह रही हैं, इसके बावजूद कागजों में उन्हें मृत दर्शाकर उनका राशन कार्ड समाप्त कर दिया गया है। राशन कार्ड कटते ही गरीब परिवारों की रोजी रोटी पर संकट टूट पड़ा है। सरकार द्वारा मिलने वाला सस्ता अनाज बंद हो रहा है। परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महीनों से राशन न मिलने के कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग इसे सीधे गरीबों के हक पर डाका बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है मामला सिर्फ 2 नामों तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही समयबद्ध कर्मचारियों को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। क्या नाम है? बिस्कांत। क्या समस्या रही आपकी? सर मेरा लाल राशन कार्ड अभी करीब 2 महीने पहले बना था, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले बना? हाँ, और वो काट दिया गया है। क्या कह के काटा गया है? ये कह के काटा गया तुम्हारा 2 मकान है इस वजह से। 2 मकान है? हाँ, और सर एक बस का कमरा है और एक मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, उस 2 मकान बना के काट दिया गया है। किसने काटे हैं ये सर जो मतलब प्रधान के साइन और मंत्री जी के साइन है। प्रधान और डीलर के द्वारा काटे? जी सर। क्या नाम है डीलर का? श्रीदेवी। सचिव का क्या नाम है? अजय यादव। अजय यादव। अजय यादव के साइन है इस लिस्ट में? जी। उनके ही द्वारा काटे गए हैं? जी सर। सतन मतलब भाई के नाम से राशन कार्ड है हमारा। भाई के नाम की राशन? यस सर, सतन कुमार नाम है। अच्छा, क्यों काटा गया है? बाहर मतलब बाहर चले जाते हैं कभी कभी महीने में, महीने खाने के लिए, इसलिए काट दिया गया बस। कैसा राशन कार्ड था? लाल राशन कार्ड है। लाल राशन कार्ड है। तो बाहर क्या नौकरी करते हैं आप? कुछ भी नहीं, जब मिल जाती है कंपनी महीने खाने के लिए बस चले जाते हैं और पढ़ते हैं बस, यहाँ पे खर्चे के लिए चले जाते हैं, महीने खाने के लिए चले जाते हैं बस। कौन सा गाँव है? वैसोली घाट। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत वैसोली घाट। ब्लॉक? ब्लॉक बरतना। कुछ अधिकारी से आपने अभी तक शिकायत करी थी? सर बरतना जा रहे थे, फिर उनका प्रधान ने बोला आप अभी मत जाओ, हम कर देंगे, बस इसलिए नहीं गया। फिर हम प्रधान ने कटवाया? प्रधान ने कटवाया, उन्होंने कि हम दोबारा कर देंगे सही आपका, इसलिए नहीं गया। डीलर का क्या नाम है? श्रीमती श्रीदेवी मतलब। बोलो, क्या नाम है आपका? सोनिका। कहाँ की रहने वाली? वैसोली घाट। क्या समस्या है? हमारे राशन कार्ड सर काट दिया गया है। कौन सी पंचायत है ये? ग्राम पंचायत वैसोली घाट। ब्लॉक? भरतना। क्यों काट दिया? क्या अब मृत घोषित कर दिया गया सर हमें। मृत घोषित कर दिया? यस सर। तो आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत वगैरह की अभी तक? अभी तक तो नहीं की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर अभी तक। कार्ड आपका काटा गया, कैसे आपको पता चला? ये सर मुझे डीलर ने लिस्ट दी थी, उसमें हमें मृतक घोषित कर दिया गया। उसमें आपको मृतक घोषित किया गया। और भी लोगों के काटे गए हैं? हाँ सर, हमसे और भी अधिक 8 कार्ड कटे हैं हमारे घर। सरला देवी। क्या समस्या है? सर हमारा राशन कार्ड काट दो, मजदूरदार आदमी है और ये कह दिया लड़का समदमा पे है, एक लड़का नौकरी करा सर, वो अपनी बीवी बच्चा देखिएगी, हमें देखिए सर। अच्छा, उसका नाम इस राशन कार्ड में चढ़ा था? नहीं सर, नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ा सर, हम मियाँ बीवी दुई पे दुई हैं। 2 लोग थे इस राशन कार्ड जी। इसी वजह से आपका राशन कार्ड काटा गया? हाँ। कौन सा गांव है? वैसोली घाट। क्या नाम है माता जी? राजा बेटी। राजा बेटी। कौन से गांव की रहने वाली? वैसोली घाट। क्या समस्या है? समस्या डीलर ने काट दो, भाई आदमी को मरे में कर दो। क्या काट दिया? राशन कार्ड? राशन कार्ड। अच्छा, मृतक घोषित कर दिया गया? हाँ, कर दो।
अच्छा किसके नाम राशन कार्ड था? राजा बेटी के नाम से तो आदमी मो अंधो धंधो है। हाँ। हमें तो कोई मजबूरी नहीं लगाए रहो आदमी को। अच्छा, आपके नाम ही राशन कार्ड था और आपका ही राशन कार्ड मृतक घोषित करके काटा गया। हाँ। अच्छा, डीलर कौन है? श्री देवी है। श्री देवी है। आपने अभी शिकायत की किसी से? हमने तो किसी से नहीं करी। आपको पता कैसे चला? डीलर पता हाँ, डीलर हियाँ चले राशन लेने गए तब उन्होंने कहा कि आपके साथ ले जाओ, दोबारा नहीं आइयो। आपका राशन कार्ड कट गया। अच्छा, आपका राशन कार्ड कट गया। हमने बहस भी करी तो उन्होंने कहा नहीं हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, प्रधान ने काटी। खबर हरिद्वार से है, जहां शहर से लेकर देहात तक घने कोहरे ने एक बार फिर हरिद्वार जनपद को जकड़ा है। सुबह होते ही जनजीवन पर पड़ा सीधा असर और व्यापक असर। कोहरे के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मुख्य सड़कों से लेकर ग्रामीण मार्गों तक वाहनों की रफ्तार बेहद सुस्त है। ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखाई दिया है। वाहन चालक फॉग लाइट और साथ ही इंडिकेटर के सहारे सफर करने को मजबूर है। हर मोड़ पर खतरे का साया मंडराता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी सही साबित हुई। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के लिए पहले ही जारी किया गया था ऑरेंज अलर्ट। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर पर ही है और कोहरे के कारण सड़क हादसों की आशंका कई गुना बढ़ गई है। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। सवाल यही है, कोहरे के इस दौर में यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं? हर की पौड़ी पर क्षेत्र में अहिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। गंगा सभा ने खुलकर जताया अपना रुख। प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र हर की पौड़ी में लगाए गए पोस्टर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र होने का किया गया स्पष्ट उल्लेख। पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि यह आस्था से जुड़ा क्षेत्र है। नियमों की जानकारी सभी के लिए अनिवार्य है। गंगा सभा का कहना है, घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम बोले, कानून और नियम जानना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भ्रम की स्थिति खत्म करने के लिए लगाए गए पोस्टर और हर की पौड़ी क्षेत्र में लगाए गए पोस्टरों के बाद मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन और श्रद्धालुओं की नजरें टिकी हैं। धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाम प्रवेश नियम। हरिद्वार में फिर गरमाया संवेदनशील मुद्दा। हरिद्वार में बढ़ते वनाग्नि के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जिला वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने साफ कहा है कि इन संवेदनशील धार्मिक स्थलों से क्षेत्रों में किसी भी वनाग्नि की घटना पर तत्काल नियंत्रण हो, इसके लिए निरंतर निगरानी सुरक्षित की जाए। बैठक में प्रभागी वनाधिकारी के निर्देश दिए गए कि मंदिर समितियों को फायर सेफ्टी की विविधता और ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए ताकि आपात स्थिति से शुरुआती स्तर पर ही आग पर काबू पाया जा सके। वहीं अग्निशमन विभाग को चंडी देवी और मनसा देवी के मार्गों पर फायर ब्रिगेड और साथ ही एम्बुलेंस के साथ वहां पर कार्यों की किसी तरह की बाधा न आए, इसका ध्यान वहां पर रखा गया। और साथ ही प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग को भी सक्रिय करते हुए आपदा मित्रों की ट्रेनिंग और साथ ही वनाग्नि नियंत्रण से जुड़ी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिसमें समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग सभी लोग उपस्थित थे और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग द्वारा अपना कंट्रोल बर्निंग का प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और जिलाधिकारी द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से समस्त विभागों को फॉरेस्ट फायर के चलते अलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है और इसमें जो है आपदा प्रबंधन से भी जो है कुछ मैन पावर एंगेज करने हेतु निर्देशित किया गया है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में जो हमारी कमेटी है उसको लेकर पहली बैठक की गई थी। ये हमने देखा है कि पहाड़ी जनपदों में वनाग्नि की घटनाएं शुरू हो गई हैं। उसी को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारे चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर की जो पहाड़ियाँ हैं और राजा जी से लगा हुआ जो जंगल है, वहाँ पर पूर्व में जो फायर के इंसिडेंट्स हुए थे उसको देखते हुए एसओपी बनाया गया है और फायर डिपार्टमेंट को, राजस्व विभाग को और वन विभाग को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो लगातार वहाँ पर निगरानी करें
मंदिर समितियों के साथ भी सामंजस्य बिठाएं ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि जान माल का नुकसान हो, और वहाँ पे श्रद्धालुओं को भी और आम जो वहाँ पे नागरिक हैं उनको भी अवेयर किया। खबर इटावा से है, जहां इटावा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। स्लीपर बसें आपस में भिड़ी हैं। आगे चल रही बस ने अज्ञात ट्रक में मारी टक्कर। हादसे के बाद पीछे आ रही दूसरी स्लीपर बस पहली बस में भिड़ी है और साथ ही दूसरी बस का अगला हिस्सा पहली बस में फंसा है और बस में सवार करीब 40 यात्री बाल बाल बचे हैं। 3 घायल और घायलों को सैफई पीजीआई उपचार के लिए यूपीईडीए द्वारा भेजा गया। थाना चौबिया क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कुछ ही दूरी पर हुआ यह हादसा। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान ने कराया खिचड़ी भोज का और साथ ही शॉल वितरण का कार्यक्रम। जनपद हरदोई के कहली गौसगंज में कहली ग्राम प्रधान राजू गुप्ता ने खिचड़ी भोज और साथ ही गरीब असहाय लोगों के लिए शॉल वितरण का आयोजन किया है। मकर संक्रांति के दिन जनप्रिय प्रधान राजू गुप्ता ने अपने गाँव के लिए लोगों का भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गाँव के लोगों का कहना है प्रधान हो तो राजू गुप्ता जैसा, और साथ ही लोग वहां ग्राम प्रधान की सराहना करते नजर आए और कोई भी समस्या का निराकरण तत्काल कर देते हैं प्रधान, ऐसा कहा गया। और साथ ही गांव के लोगों का कहना है अभी और भी उम्मीद है ग्राम प्रधान से गांव के विकास के लिए भी। सभी ने राजू गुप्ता का धन्यवाद किया और कहा राजू गुप्ता को फिर से ग्राम प्रधान बनाना है हम सभी को। मौजूद हैं ग्राम पंचायत कहली के और यहाँ के जो प्रधान हैं राजू गुप्ता, उनके प्रतिनिधि हैं विकास गुप्ता। उन्हीं से जानकारी देंगे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोज और साल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत कहली में प्रधान राजू गुप्ता द्वारा खिचड़ी भोज एवं साल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामवासी बहुत संख्या में आए जिन्होंने हमारा बहुत धन्यवाद दिया। और इसी प्रकार हम आगे आने वाले वर्ष में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम कराते रहेंगे। बलवाहाट में बेखौफ बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को लूटपाट के दौरान मारी है गोली। आपको बता दें कि बख्तियारपुर पुलिस सर्किल क्षेत्र के बलवाहाट थाना अंतर्गत खोजू चक से मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क मार्ग के सरोज पंचायत के करुआ शिव मंदिर के समीप बेखौफ बाइक सवार अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को लूटपाट के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी और साथ ही इसका माहौल बन गया। इधर स्थानीय लोगों को आता देख बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना बलवाहाट थाना को दी गई है और जख्मी व्यक्ति बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिटानाबाद उत्तरी के वार्ड संख्या 11 के निवासी मोहम्मद मुश्ताक अंसारी के 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुजाहिद अंसारी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जख्मी व्यक्ति अपने बाइक से घूम कर कुरकुरे सहित अन्य सामग्री बेचता है और साथ ही वहां प्रतिदिन की भांति बुधवार को भी सुबह अपने घर से खोजू चक होते हुए मोहम्मदपुर गांव अपने सामानों की बिक्री करने जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह सरोजा पंचायत के करुआ शिव मंदिर के समीप पहुंचा, बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने हथियार के बल पर उसे रोक दिया और हथियार का भय दिखाकर उसके बाइक की चाबी छीन ली और साथ ही बदमाशों ने उसे रुपए की मांग भी की है, जिसका उसने विरोध किया तो बदमाशों ने धाएं 2 गोली उसके पैर में मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। फिलहाल जख्मी व्यक्ति का इलाज सहरसा में चल रहा है। बदमाशों की पहचान करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से जख्मी की बाइक को भी जब्त किया गया। वही घटनास्थल पर डीडीआईयू और साथ ही एफएसएल की टीम भी पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास सिटानाबाद के रहने वाले हैं मुजाहिद अंसारी और ये मोटरसाइकिल पर फेरी लगाकर कुरकुरे और बिस्किट ये बेचते हैं। तो इन्हीं को जो है यहाँ बलवाहाट थाना के अंतर्गत ये करुआ मोड़ के पास से मंदिर है, यहाँ पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा रोककर गोली मार दी गई, जो कि गोली उनके पैर में लगी है और गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो तुरंत पुलिस के सहयोग से उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। हम लोग भी घटनास्थल पर आए हैं, एफएसएल को हम लोगों ने बुलाया है और इसमें हम लोग पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। जो भी इसमें शामिल अपराधकर्मी हैं उनको जल्दी हम लोग पहचान करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे।
घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है क्या? हाँ, घटनास्थल से हम लोग को द्वारा खोखा बरामद किया गया है और हम लोग इसमें एफएसएल को बुलाए हैं और आगे छानबीन हम लोग कर रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत मुंगेर वन प्रमंडल द्वारा भीम बांध सहित इको पर्यटन केंद्र परिसर में स्वीकृत निर्माण कराए जाने पर इसी कारण शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को इको पर्यटन केंद्र परिसर में सभी पर्यटकों के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। हालांकि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुंडा स्थान नाका एवं सोनरवा नाका अगले आदेश तक संचालित रहेंगे, जिससे आगंतुक इन क्षेत्रों का भ्रमण कर सकेंगे। गौरतलब है कि भीम बांध पिछले कई वर्षों से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है और साथ ही इस दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। हाल ही में 14 से 15 जनवरी को भी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भीम बांध पहुंचकर यहां स्थित गर्म जलकुंडों में स्नान का आनंद लिया था और साथ ही आसपास के प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों पर भ्रमण किया था। लेकिन अब निर्माण कार्यों के चलते इको पर्यटन केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय किया गया है। सहरसा विधानसभा के विधायक पूर्व विधायक प्रत्याशी देवचंद उर्फ देवानंद यादव अपने निजी आवास रौता गांव में गुरुवार को सामूहिक मकर संक्रांति कार्यक्रम में आयोजन किया गया और साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने सहभागिता कर दही चूड़ा का आनंद लिया और एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम के दौरान आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देखने को मिला और इस अवसर पर देवचंद उर्फ देवानंद यादव ने कहा कि जब से हम राजनीति में आए हैं, सदियों से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सहरसा विधानसभा की जनता को आमंत्रित किए हैं। हजारों लोग आज हमारे दरवाजे पर दही चूड़ा भोज का लुत्फ उठा रहे हैं। करवाने क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उद्देश्य क्या, इस परंपरा जो है सदियों से मेरा इच्छा रहता है कि गरीब तबका के लोग को और 5-10 हज़ार लोग मेरे दरवाज़ा पर खाना खाए और सबसे मिलन जुलन हो। यही मेरा परंपरा सबना चलते आ रहा है, बरसों सदियों से आ रहा है। सर हर साल की भांति इस साल भी चल रहा है। इस क्षेत्र के आदमी को क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जनता जितना भी है सबको विधानसभा में हम आमंत्रित किए हैं। इस जनता को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
कि सभी आदमी अच्छा से इस पर्व को मनावे और सभी आदमी आज तक मनाते आ रहे हैं परंपरा सदियों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवचंद्र उर्फ देवानंद यादव। भागलपुर जिले की बरारी पंचायत के वार्ड संख्या 12 में नल जल योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। यहां करीब 100 परिवार पिछले कई महीनों से नल जल योजना के पानी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना शुरू होने के नाम पर उनके घरों के सामने केवल नल की टूटी हुई फिटिंग लगा दी गई है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 साल पहले नल लगाए गए थे, तब उम्मीद जगी थी अब पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन समय बीतता गया और नल जल योजना सिर्फ कागजों में ही चलती रही है। नल सूखे पड़े हैं और साथ ही पाइपलाइन जर्जर हालत में है। कई बार संबंधित विभाग को और जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों को मजबूरन दूर दराज से जाकर हैंडपंप या निजी स्रोतों से पानी लाना पड़ता है, जिससे खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। वार्ड के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नल जल योजना को दुरुस्त नहीं कर पानी की आपूर्ति शुरू नहीं की गई तो वो और भी आंदोलन करेंगे। और साथ ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले पर अविलंब संज्ञान लिया जाए और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए नल जल योजना को धरातल पर उतारा जाए। पानी का समस्या एक दिन भी नहीं आया यहाँ पे, बस खाली लगा के गया, हो गया, नाम का पानी चल रहा है। कब टंकी बैठा था? बैठा है 25 में फरवरी में। अच्छा, किनके द्वार पे टंकी बैठा है? किसके द्वार? वहाँ सुरेश पासवान के पास, अभी सुरेश पासवान। अच्छा, आप अपने वार्ड को बताए ये सब मामला? वार्ड सब तो सब जान रहा है, ऐसा बात थोड़ा है। क्या नाम है वार्ड का? मनोज कुमार। अच्छा, ये बताइए कि पानी जो नहीं आ रहा है कितने दिन से नहीं आ रहा है? अगर साल भर हो गया। कितने घर में नहीं आ रहा है? 100 घर में। अच्छा, कौन कौन पानी ये टंकी बंद करके रखा है? कौन कौन रखा है हम लोग देखे हैं। इसके जानकारी आप दे दिए हैं मुखिया जी को? मुखिया भी सब पता है, सब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा? कुछ नहीं, यहाँ खाली बात हो गया कहानी। यानी आप समस्या से झेल रहे हैं? हाँ, अपना मजबूरी अपना करवाए। अब क्या नाम हुआ आपका? निर्मल कुमार। घर? बहादुरपुर। पानी का समस्या एक दिन भी नहीं आया यहाँ पे, बस खाली लगा के गया, हो गया, नाम का पानी चल रहा है। कब टंकी बैठा था? बैठा है 25 में फरवरी में। अच्छा, किनके द्वार पे टंकी बैठा है? किसके द्वार? वहाँ सुरेश पासवान के पास, अभी सुरेश पासवान। अच्छा, आप अपने वार्ड को बताए ये सब मामला? वार्ड सब तो सब जान रहा है, ऐसा बात थोड़ा है। क्या नाम है वार्ड का? मनोज कुमार। अच्छा, ये बताइए कि पानी जो नहीं आ रहा कितने दिन से नहीं आ रहा? भागलपुर सबौर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एचओडी प्रवीण कुमार ने अपनी टीम के साथ व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबौर अस्पताल, बहादुरपुर हाई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित प्रखंड के कई अन्य स्थानों का जायजा लिया और निरीक्षण के क्रम में प्रवीण कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों से वार्ता की तथा कार्य की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन और आम जनता को मिल रहे लाभ की स्थिति की जानकारी भी ली है। प्रवीण कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जहां कहीं भी कार्य में अनियमितता या लापरवाही पाई जाएगी वहां कार्रवाई होनी तय है। उन्होंने सभी संबंधित कर्मियों को अपने कार्यों का पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए सभी विभागों का आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। निरीक्षण के दौरान टीम ने रिकॉर्ड सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया है। वित्त मंत्रालय की इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन में हलचल देखी गई है।
भागलपुर के 5 प्रखंड जगदीशपुर, पीरपैती, सोनहौला, सुल्तानगंज और जगदीशपुर, हाँ, 5 प्रखंड के लिए सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर के तौर पे केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। मेरा काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बीच में एक ब्रिज का काम भी करना है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीति आयोग की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनके संदर्भ में गाइड करना भी एक मेरा दायित्व है। और अभी मैं यहाँ पे फील्ड विजिट के क्रम में आया हूँ, जिसमें कि जो 40 इंडिकेटर्स नीति आयोग ने दिए हैं उनकी समीक्षा करना है और साथ ही जो 5 ब्लॉक हैं उनमें भ्रमण करके उनको थोड़ा जो ग्राउंड पे धरातल पे जो यथास्थिति है उसको भी। तो अभी सर पहले सबौर आए हैं? हाँ, ये मेरा अभी आज ही से मैं कर रहा हूँ, आज और कल 2 दिन का मेरा है जी। तो अभी मैंने डीएम साहब से मुलाकात करके जिला स्तर पर बैठक की है और अभी मैं फील्ड भ्रमण के लिए सबौर में जो सबसे नज़दीक था तो अभी मैं सबौर आया हूँ। उसके बाद आगे के क्रम में 4 प्रखंडों का भ्रमण। तो सर ये 40 इंडिकेटर में अभी तक आपने सबौर में क्या पाया, क्या स्थिति? सबौर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मार्च 25 का जो क्वार्टर था उसमें मैंने देखा कि सबौर जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें 2 रैंक पे ऑलरेडी आया हुआ था और काफ़ी इंडिकेटर सैचुरेट हो गए हैं और कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि सैचुरेट होने बाकी हैं, तो उसी दिशा में अभी कार्य किया जा रहा है जी। लग रहा है कि माने ये आगे होगा? हाँ बिल्कुल, 2 रैंक पे हम ऑलरेडी आ चुके थे। सो अभी मैंने सबसे अनुरोध किया है कि हम थोड़ा और एफर्ट लगा के हमको फर्स्ट रैंक आने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सर का नाम? प्रवीण रंजन। भागलपुर शाहखंड प्रखंड स्थित मोद नारायण इंटर स्तरीय विद्यालय एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। विद्यालय पर शैक्षणिक अराजकता और साथ ही शिक्षकों की मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक होने के बावजूद पढ़ाई ठप है। शिक्षक उपस्थित बनाकर स्कूल से गायब हो जाते हैं, जिससे छात्र बिना पढ़ाई के ही लौटने को मजबूर है। आरोप है कि प्राचार्य खुर्शीद आलम का शिक्षकों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। सरकार द्वारा शिक्षा सुधार को लेकर लिए गए फैसले विद्यालय में कागजों तक सीमित नजर आते हैं। प्रोटोकॉल के नाम पर अवैध वसूली सबसे गंभीर आरोप और साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का है और विद्यालय और उससे जुड़े 6 अन्य स्कूलों के करीब 250 से अधिक छात्रों से प्रति छात्र 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। अनुमान है कि यह वसूली लाखों रुपए तक पहुंच रही है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि पढ़ाई के अभाव में बच्चे प्रैक्टिकल देने में असहज हैं, फिर भी पैसे लेकर पास करने का खेल चल रहा है। मामले पर जब विद्यालय के प्राचार्य ने सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने पहले आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में खामियां को स्वीकार करते हुए जांच और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। बोलो बाबू, कितना लिया था पैसा? 200। कौन लिया था? यहाँ का प्रिंसिपल। अच्छा, तो क्या चीज़ का एग्जाम है तुम लोग का? प्रैक्टिकल का फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स, उसी का 200? केमिस्ट्री हुआ है। केमिस्ट्री हुआ है। कब लिया था पैसा? क्या नाम हुआ आपका? हाँ? कहाँ से है? सुल्तानपुर से। क्या चीज़ का एग्जाम था? केमिस्ट्री का। कौन लिया था पैसा? कौन लिया था पैसा? लेकिन टीचर लिया गया था। स्कूल से? कौन स्कूल से है? विंध्यालपुर से। आखिर प्रैक्टिकल का जो पैसा लिया गया 200, क्या प्रैक्टिकल में कुछ लिखवाने के पैसा नहीं देंगे तो क्या देंगे? आखिर कुछ पढ़े रहेंगे तब ना पैसा नहीं देंगे। पास होने के लिए पैसा दिए हो? यस सर।
स्कूल पास कर देता है। हमको क्या पता, हम तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। 10वीं में प्रो बैठाए थे। अभी और कोई बोलेगा तुम लोग? कल आते तो कल कुछ होबो करता, आज का है। हम लोग क्या बोलेंगे सब? खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर नया बाजार स्थित महानगर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में नवगठित भागलपुर जिला वक्फ कमेटी के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कमेटी में जनता दल यूनाइटेड के समर्पित और लंबे समय से कार्यरत अल्पसंख्यक नेताओं को दरकिनार कर राजद से जुड़े कार्यकर्ताओं को स्थान दिए जाने के विरोध में भागलपुर जिला जदयू उप संख्यमक और प्रकोष्ठ एवं भागलपुर जिले से प्रदेश कमेटी से जुड़े अल्पसंख्यक नेताओं ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने वक्फ कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए यह न केवल पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है, बल्कि जदयू की घोषित नीतियों और संगठनात्मक मर्यादाओं का भी विरुद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वर्षों से अल्पसंख्यक समाज के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने और संगठन को मजबूती करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी से गहरी नाराजगी भी व्याप्त है। और साथ ही जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वक्फ जैसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थाओं में नियुक्ति के दौरान पार्टी निष्ठा, सामाजिक और सेवा और अनुभव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सभी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर खासा आक्रोश देखा गया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि इस फैसले पर पुनः विचार नहीं किया गया तो संगठन स्तर पर आगे की रणनीति तैयार कर आंदोलन और प्रदर्शन भी किया जाएगा। बोल रहे हैं आज जो मतलब यहाँ पर हम लोग महानगर जनता दल यू के कार्यालय में उपस्थित हैं, और सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि विशेष परिस्थिति में आप लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए ऐसा है कि पिछले दिनों जो गठन हुआ है वक्फ बोर्ड कमेटी का, उसमें जब गठन हुआ तो हम लोगों ने देखा चिट्ठी में कि उसमें 2 जदयू के लोग और बाकी सदस्य जो है, जो अभी आम चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के पदाधिकारी और हमारे जो इसके सेक्रेटरी बने हैं वो बजाबता जो है नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हमारी आपत्ति वही है कि जो लोग कभी संगठन से मतलब नहीं है, हम लोग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और किस तरह से मतलब भ्रमित करके उन लोगों को लाया गया है, उसका विरोध है हम लोगों को। और हम ही लोग ने, जैसे मैं और इसमें लेटर सब लोगों ने लेटर दिया है, सब लोगों ने अपने ये किया है। तो हसनैन अंसारी साहब हैं जो हमारे महासचिव हैं, आपके मिराजुद्दीन अंसारी साहब है जिलाध्यक्ष है, जबकि वो इस कमेटी गठन जो हुई है उसमें वो स्वयं है, लेकिन फिर भी उनका विरोध है इसलिए है कि आरजेडी को लोग बनाया गया। ठीक है, उसमें इमरान साहब हैं, उसमें नगर अध्यक्ष जो हमारी माटी से नौगछिया ने आपने लिख के दिया सारा लेटर, यहाँ पर सब लोगों का हमारा यही कहना है कि ये जो कमेटी बनी है इसको जांच किया जाए अविलंब, और इसको इस कमेटी को जो है बिल्कुल भंग करके नए से आप जांच करवा दीजिए। ये नहीं मैं कहता हूँ कि मुझको लीजिए या इनको लीजिए, जो वर्कर है जदयू का, जो संगठन से 20 साल से काम कर रहा है, उसको मौका मिलना चाहिए। बस आप जांच करवा लीजिए और नई कमेटी का गठन। अभी आप एक बात बोल रहे थे, जो लोग नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे उसे ही कमेटी में शामिल कर लिया गया। कौन लोग? आपके सेक्रेटरी, वो क्या नाम है उनका? नाम बताइए। असली नाम क्या है जो रिजाइन मारा था? उनका माइक उठा लीजिए। चलिए सर बताइए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हम लोग यहाँ जो जुटे हैं उसका ये है कि वक्फ बोर्ड का जो कमेटी भागलपुर जिला लेवल का जो 8 जनवरी को निर्गत किया गया था, निकाला गया था कॉपी, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। संगठन, हम लोग जदयू से संगठन से बिलोंग करते हैं और जदयू संगठन से जो है 1 से 2 आदमी के लिस्ट में नाम के सिवा 11 में से सिर्फ 2 आदमी का ही नाम है, बाकी किसी का कोई भी संगठन का नहीं है। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं।
हमारे भाई राकेश ओझा जी ने जो ये मुद्दा उठाया था, बहुत सटीक मुद्दा उठाया और सही मुद्दा उठाया है वक्फ बोर्ड से, जबकि वक्फ बोर्ड से राकेश ओझा जी को कहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सही मार्गदर्शन में होने के लिए इसको हम लोग किए हैं और हम लोग इसका निंदा करते हैं। कौन लोग जदयू से हैं, कौन राजद से, बताइए सर। हाँ सर, ये जो वक्फ बोर्ड कमेटी का गठन हुआ है, इसका हम जिला भागलपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक समाज भी इस चीज़ की निंदा करता है कि एक ही आदमी पिछले 15 साल से वक्फ बोर्ड को चला रहे हैं, और जितने भी लोग इसमें हैं सिर्फ 2 आदमी को छोड़ दें तो जदयू में कोई भी नहीं है। इसमें आरजेडी है, इसमें भतीजा है, इसमें स्टाफ को कैशियर बनाया गया है, इसमें कांग्रेस के करीबी आदमी हैं, जो कि सब साक्ष्य के साथ है। ये नाम मेंशन कर दीजिए कौन कौन है। हाँ, इसमें कौनैन साहब जो बीपुर के हैं, वहाँ के जिला अध्यक्ष ने अपने लेटर हेड पे लिख करके दिया है कि कौनैन साहब आरजेडी के हैं, लेकिन मदर साहब का कहना है कि नहीं, ये जदयू के हैं। हम लोग भी जानते हैं, हम प्रदेश में हैं, हमने भी कहीं भी उनको किसी भी मीटिंग में ना जिला के, ना प्रखंड के और ना ही प्रदेश में देखा है। दूसरे हैं आपके जाकर के मदर साहब के भतीजा हैं, जो नाम है उनका मोहम्मद नसर फिरोज। एक ही जगह तातारपुर या जब्बारचक के ही 4 लोग हैं कमेटी में। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपने कमेटी के पुराने कार्यकर्ता को नज़रअंदाज किया, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को, जो विपरीत परिस्थिति में हम लोग लगे रहते हैं। मुस्लिम में आप भी जान रहे हैं जदयू के बारे में लोग क्या आम राय रखते हैं, उसमें हम लोग लड़ते हैं पार्टी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आप वक्फ कमेटी में भागलपुर में एक भी काम हम मदर साहब से इल्तिजा करेंगे कि पिछले 15 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए वक्फ द्वारा 15 काम भी किया हो तो कृपया वो आके मीडिया में अपना बता दें कि हाँ, हमने 15 काम किया है जो मुसलमान के लिए समाजी स्तर पे, माशी स्तर पे काम आया हो। वक्फ किसके लिए होता है? मुस्लिम पसमानदा तबके के लोग उससे फायदा उठाए, ना कि हम आप उठाएं। आप क्या कीजिएगा? नहीं, अब तो हम लोग बस अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कागज कलम से लड़ रहे हैं। प्रदेश तक ये बात जाएगी, अपने पदाधिकारी लोग को बोलेंगे। कहीं लेटर लिखे हैं? हाँ, लेटर सारा जा चुका है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को यहाँ से एक डेलीगेशन गया है, वो लेटर दिया है। माननीय ललन श्राव जी के पास गया है। हम लोग गांधी जी को भी ये दे रहे हैं लेटर पूरे साक्ष्य के साथ। इरशादुल्लाह साहब के नॉलेज, यानी कि आप लोग नहीं मानिएगा इस कमेटी को, जो नई कमेटी बननी है? नहीं, इस कमेटी को मानने का कहीं पे से कोई भी मामला नहीं बनता है कि इसको क्यों माने। आपने कोई सामाजिक कार्यकर्ता को भी इसमें रखा हो तो मान लें कि चलो वो सामाजिक है। आपके स्टाफ हैं उसमें, आपके दुकानदार हैं उसमें, कैशियर बने हुए हैं, आपके रिश्तेदार हैं उसमें, ना वो पॉलिटिकल है ना वो सोशल है, फिर कैसे वो वक्त में है इस चीज को बता दें। अध्यक्ष पर सवाल उठ रहा है सर। हाँ, मेनली तो अध्यक्ष जी पे ही, क्योंकि कमेटी का गठन तो अध्यक्ष जी ही ने किया है। वहाँ उन्होंने पटना में गुमराह किया पटना में जनाब इरशादुल्लाह साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्टेट के चेयरमैन, वो बेचारे वो थोड़ी जान रहे हैं कि ये बंदा लोग कौन कौन है। अब उससे अवगत हम लोग करा रहे हैं, जो हम लोग का दायित्व बनता है। क्या मुख्यालय से कुछ निर्देश मिला है इस दिशा में? हाँ, इस पे जल्द ही कोई कार्रवाई होगी। भंग होगी क्या कमेटी? ये तो अब आला पदाधिकारी बताएंगे, वो हमारे शीर्ष नेता लोग बताएंगे क्या कर। मेरा काम है अपनी बात को रख देना। अपना परिचय। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो वो आकर के खंडन करें इसका कि हमने गलत बोला है। अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा शाबान बदर, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। ठीक है।
भागलपुर स्थित राजकीय बालिका इंटर स्कूल में नियोजक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय और साथी द्वारा एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया, जहां निजी क्षेत्र से 30 नियोजकों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई, जो अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिलाकर 1443 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का अवसर था, जहां 613 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका उद्घाटन भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, प्रमंडल नियोजन उप निदेशक शुभांशु सुधाकर, नियोजन पदाधिकारी मनीषा राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम नवल किशोर चौधरी ने संकेत दिया कि लोगों को दूसरी जगह रोजगार करने के बजाय स्वरोजगार करना चाहिए, जबकि रोजगार मेले में नौकरियां लेने आए बीटेक क्षेत्र के छात्र रोजगार मेले में निराश होकर कहा कि हमलावरों और साथ ही हम लोगों के लिए इस मेले में कोई नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, मेले का सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। इस एजेंसियों से एम्प्लॉयर आए हुए हैं और इन लोगों ने 613 लोगों को अभी तक सेलेक्ट किया और अभी भी मेला का समय बचा हुआ है। ये काफ़ी खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं से आग्रह करूंगा विशेष करके कि उन्हें जिस फील्ड में भी मूव करना है, हम अपने स्किल को मजबूत करें और स्किल को मजबूत करें, कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करें, ताकि वो कहीं एम्प्लॉय भी हो सके और अपना भी काम शुरुआत कर सके। जब तक कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो अपना भी जो काम की शुरुआत कर सकें। अभी देखा है हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में भी 10,000 रुपया प्रत्येक आजीविका दीदी को दिया गया है रोजगार शुरू करने के लिए। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे और उस लोन में उस जो राशि दी गई है उसकी राशि बढ़ाई भी जानी है 2 लाख रुपये तक रोजगार को देखते हुए। तो वहाँ से भी रोजगार स्वरोजगार में स्वनियोजन में लोग आकर्षित हों, रादर कि हम दूसरे के यहाँ जॉब करें, यानी अपना काम खुद से करें, अपने आप को मजबूत करें, बिहार में छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा दें, ना कि हम दूसरे के यहाँ जाकर के नौकरी करें। मैं युवाओं को इसके लिए आग्रह करूँगा और जो चाहते हैं कि हम बाहर जॉब करना है तो उसके लिए भी हम लोग मंथली इस मेला को हम लोग प्रश्रय देंगे और इसको आयोजित करेंगे। बिल्कुल मैंने ये रिक्वेस्ट किया है डिपार्टमेंट से कि हमारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आईटीआई के छात्र हैं, पॉलिटेक्निक के हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग चल रही है, कंप्यूटर की कई जगह क्लासेस चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को हम लोग प्रॉपरली स्किल्ड करें ताकि वे बच्चे रोज़गार पाने में सक्षम रहें। और बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी काबिलियत खुद से बढ़ाएं, कि कहीं से भी जॉब लेकर के आ जाएं या अपना काम खुद से शुरू करें। के साथ है कि मेरा यहाँ पर कुछ जॉब का कहीं ना कहीं कुछ होगा किसी ना किसी कंपनी में, लेकिन बीटेक के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं, लेकिन बस केवल दावा ही है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ हमको देखने के लिए मिला नहीं। देखिए यहाँ पर लेके खड़े हैं, कुछ है ही नहीं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम लोग के लिए यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई कंपनी जो हम लोग के लिए प्लेस वगैरह करा सके। हम लोग इतना मेहनत करके बिहार से इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और बीटेक करके भी यहाँ पर कोई वैकेंसी वगैरह कुछ है ही नहीं हम लोग यहाँ सारा वैकेंसी 8, 10, 12 डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए कुछ नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है? हम लोग सबौर से हम लोगों को कॉलेज में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कल यहाँ पे जॉब फेयर का मेला लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। कोई जॉब नहीं आपको? नहीं। क्या नाम है आपका? अभिजीत नाम है। क्या क्वालिफिकेशन आपका? बीटेक फाइनल ईयर में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर जिले के से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, बबरगंज थाना स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की 2 नाबालिग छात्राएं बीते 7 दिनों से लापता हैं। बताया जा रहा कि दोनों छात्राएं अपने घर से एडमिट कार्ड लाने के लिए स्कूल आई थी, लेकिन उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता छात्राओं के परिजनों ने इस संबंध में बबरगंज थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और छात्राओं के संपर्क में रहे लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इस मामले में उस वक्त नया और साथ ही गंभीर मोड़ सामने आया है जब इसी स्कूल की एक छात्रा ने अपने 7 सितंबर 2025 में हुए अपहरण की दर्दनाक कहानी बताई है। पीड़िता का आरोप है कि उसका अपहरण उसकी ही सहेली की साजिश के तहत किया गया था। उसे बहला फुसला कर भागलपुर जंक्शन से लाया गया, जहां उसका सौदा किया गया है। इसके बाद मानव तस्करी से जुड़े लोग उसे उत्तर प्रदेश ले गए, जहां उसकी किडनी के सौदे की बात भी सामने आई है।
आपको बता दें किसी तरह वह छात्रा वापस लौट पाई है। अब जब उसे अपने ही स्कूल की 2 छात्राओं के लापता होने की जानकारी मिली तो उसने आशंका जताई है कि जिस तरह उसका अपहरण हुआ है उसी तरह उसकी सहेलियों के साथ भी घटना हुई हो सकती है। वापस आई छात्रा का कहना है इस घटना के बाद से स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों में भारी डर का माहौल व्याप्त है। उनका कहना है कि डर के कारण वह खुद स्कूल नहीं जा पा रही हैं और उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। छात्रा ने बताया कि वह पढ़ना चाहती है लेकिन डर के चलते प्राइवेट ट्यूशन तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वहीं पूरे मामले में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही दोनों लापता छात्राओं को बरामद कर लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार काम कर रही है। फिलहाल इस घटना ने भागलपुर में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्कूल जाने वाली बच्चियों और उनके परिजन दहशत में हैं और सभी को पुलिस कार्रवाई और छात्राओं की सुरक्षित वापसी का इंतजार है। एसपी कोठी मिलने के लिए एसपी साहब से मेरा बैग नहीं लगती 8 दिन से नहीं पता है। जब हम थाना जाते हैं थाना वाला हम लोग को भगा देता है, बोलता है जाओ खोज के लाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? जब जिया सुहाना बोला कि सुहाना लेके भागी है, सुहाना के पास जाता है उसका माँ वो बोलता है हम लोग मेरा बेटी नहीं लाई है, हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? वो इनकार भाग जाता है। थाना वाला बोलता है फिर महीना का भागे थे सुहाना कर देबे नहीं करी, सुहाना नहीं भागी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक में, कोई कार्रवाई नहीं। सुहाना घर पर अपना ले देबे नहीं करी। अब सुहाना जो है लड़की जो बोला के ले गई है उसके घर पे नहीं ले जा रहा है हम लोग को। पुलिस साहब सोनाक्षी मम्मी सोनाक्षी भी मम्मी नहीं ले जा रही। थाना वाला आया था घर पर? नहीं थाना वाला भी घर पे नहीं आया। हमारे घर पे थाना वाला ही नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलन देवी थी। निशा घर आई तो क्या बोला कि हम दबाल जा रहे थे मेडिकल, बोला कौन जी आंटी सिंपति में बुलाया है, सिंपल कपड़ा में स्कूल के लिए क्या बात है, रहता फैशन है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके संदर्भ में जो है अभी सूचना प्राप्त हुई है, मैंने भी 10 के बाद ज्वाइन किया है और जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर जो है समीक्षा भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो आज ही आपके माध्यम से उसको ज्ञात हुआ है और उसको मैं तत्काल थानाध्यक्ष से और वहाँ के एसडीपीओ से बात करते हुए उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है जो गाँव का ही था वो दोनों लड़कियाँ गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है CDR या उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं उससे निकाल के जहाँ भी है तो अतिशीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। उसी स्कूल की एक बच्ची सामने आई है जिसका सितंबर महीने में सर इसी तरह से मामला हुआ था और जो 2 लड़की का नाम इसमें आ रहा है कि लड़की बुलाने के लिए आई हुई थी वो भी सामने आई है और वो भी कह रही है कि उसे यूपी ले जाया गया था, उसकी दोस्त के द्वारा ही कुछ महिलाओं को दे दिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी तक उस बच्ची से भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की है और न ही जिस लड़की का नाम आ रहा है बुलाने में उस लड़की को उससे भी पूछताछ नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं सर सुस्ती नजर आ रही है। मैं दिखवा लेता हूँ इसमें, अगर कोई भी सुस्ती अगर करेगा तो उसके लिए जो है कि प्रावधान बने हुए हैं, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को जो है SDPO के माध्यम से या स्वयं हमारे सिटी SP हैं हम उसके माध्यम से जांच करा लेते हैं। जरूरत पड़ेगी तो स्वयं उसको देखेंगे और अतिशीघ्र इसमें जो भी नेसेसरी एक्शन है, अगर लड़की किसी के साथ गई है और उसमें कोई लड़की अगर ऐसा बिचौलिए का काम कर रही है तो उसकी पूरी जाँच करते हुए जो भी उसके सूत्र हैं अग्रवर्ती पश्चवर्ती उसको जो जाँच करते हुए उसको जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। कल वो लड़की DSP से भी मिलने गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, थाने पर भी गई लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि वो पीड़िता जो है इन दोनों बच्चियों की मदद के लिए ही सामने आ रही है। मैं इसको दिखवा लेता हूँ, आपके माध्यम से इसको संज्ञान प्राप्त हुआ है और इसको मैं संज्ञान में लेते हुए अतिशीघ्र इस मामले को बबरगंज से बात कर लेते हैं और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें अभी शायद उनकी माँ भी आई थी तो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई लड़का है जिनके साथ जो है वो गई हुई है, उनकी माँ ने खुद बताया है। हम लोग उसका नाम पता और सत्यापन करते हुए जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं जल्दी से जल्दी उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सर नजर आ रहा है। अगर चीज़ें होंगी पुलिस उसको खंगालेगी। इसमें अगर जो भी इसमें कोई चाहे दलाल होंगे इस टाइप के जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है इस सीरीज में जो भी कड़ियों में जुड़े हुए लोग होंगे
उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा और उनको अतिशीघ्र जो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर पीरपैंती से बाराहाट जाने वाले मुख्य सड़क NH 133 पर दर्दनाक हादसा दुर्घटना हो गई है। यह हादसा जगदीशपुर मोड़ के समीप उस समय हुआ है जब एक मोटरसाइकिल और CNG ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। घायल की पहचान भागवत गांव निवासी दिनेश्वर प्रसाद महतो के रूप में पुत्र दीपक कुमार वाजपेयी 45 वर्षीय के रूप में हुई है। हादसे में दीपक कुमार के दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई हैं और दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े हैं और घायल दीपक कुमार ने बताया कि वह बाजार से खरीदारी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक पीछे से गलत साइड से तेज रफ्तार आ रही CNG ऑटो ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी है और टक्कर इतनी तेज थी कि वह सड़क पर ही गिर पड़े हैं। आपको बताया था कि दीपक का कहना है कि यदि ऑटो चालक सही साइड से और नियंत्रित गति से वाहन चला रहा होता तो यह हादसा टल सकता था। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सड़क से उठाकर एक ऑटो में लोड किया है। तत्काल पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया है। एक्सीडेंट हुआ भैया? टेम्पू में वाला मार दिया। आप कौन चीज से थे? हम बाइक से थे। कहाँ पे हुआ है घटना? जगदीशपुर मोड़ पर। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। पता? घर भागवत। कहाँ जा रहे थे अभी? घर जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? हटिया से। अच्छा, और कोई साथ में था? नहीं, अकेले थे। एक्सीडेंट हुआ भैया? टेम्पू में वाला मार दिया। आप कौन? भागलपुर सुल्तानगंज में मकर संक्रांति के अवसर पर महेश पंचायत के मोतीचक फील्ड मैदान में पुलिस व पब्लिक के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू थे। इस कार्यक्रम में पुलिस व पब्लिक के बीच 15 ओवर का मैच खेलने को मिला और साथ ही पुलिस ने 24 रन जीत हासिल कर मुख्य अतिथि एवं महेश पंचायत के मैच आयोजनकर्ता के द्वारा शील्ड एवं नगद पुरस्कार देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर महेश पंचायत के वार्ड प्रतिनिधि गोपाल साह, रमेश शर्मा, अमित कुमार, सुमन कुमार, अश्विनी कुमार, मुरारी शर्मा सहित इत्यादि दर्जनों ग्रामीण व पुलिस पब्लिक मौजूद थी। भागलपुर एसगेवीनाथ धाम के अपर रोड स्थित डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के आवास पर पदयात्री साध्वी सुमनपुरी माताजी के आगमन पर एक किया गया कार्यक्रम का और साथ ही इस कार्यक्रम में सैकड़ों स्थानीय महिलाओं की सहभागिता रही। संवाद गोष्ठी की शुरुआत देशभक्ति गीत एवं भजन करते हुए भारत माता के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। संवाद गोष्ठी में हिंदू धर्म जागरूक करने के लिए हर घर जाकर जानकारी देते हुए हिंदू धर्म में एकजुटता करने और विचार किया गया। इस दौरान विभाग प्रचारक सुरेंद्र जी, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, भाजपा प्रदेश सह संयोजक गौतम सिन्हा और भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर अलका चौधरी, जदयू महिला प्रखंड अध्यक्ष प्रेम प्रभात सिन्हा और साथ ही रानी झा, पूनम कुशवाहा और रति शर्मा, रति वर्मा, वीणा भारती, भाजपा नगर प्रवक्ता ब्रह्मानंद सिर्फ उर्फ बंटी और साथ ही मौसमी सिंह, साजन कुमार, राजीव कुमार एवं भाजपा एवं जदयू के उच्च स्तरीय पदाधिकारी व महिलागण मौजूद थे।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।